आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का लेसन 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन से आपके बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 7 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए लेसन 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई डोरी है। डोरी कैसी हुई है? एसी डोरी है हमारी। इस फिगर में दिख रहा है एसी डोरी है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, भूमि द्वारा ये बनाया गया कोण कितना हो? 30 अंश हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंभे की ऊंचाई अर्थात ये पूछा गया खंभे की ऊंचाई। तो जो पूछा गया उसको हम मान लेते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। खंभे की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है? थीटा हमारा दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है? डोरी की लंबाई जो दी हुई है डोरी की वो कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। देखो डोरी की लंबाई दिया हुआ है। अब हम क्या लिख लेते हैं? हल करते हैं। समकोण त्रिभुज जो हमको सामने दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज ही है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे? हमको लंब पता है और कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे साइन 30 अंश। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन लेंगे। काश लेंगे तो आधार दिया होता तो हम लोग काश लेते हैं। लंब और आधार के बीच में संबंध होता तो टेन लेते, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लाल बट्टे कक्का से आपको ज्ञात कर लेना चाहिए साइन काश टेन में संबंध। तो साइन 30 अंश क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारा? h हो गया, लंब h हो गया, और कर्ण हो गया हमारा 20। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और यहाँ हो गया h बट्टे 20। तो ऐसे भी काट सकते हैं आप, 2 दाम 20 10 हो गया। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा h इक्वल टू 10 मीटर। अतः हमारा हो गया जो पूछा गया था कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः खंभे की ऊंचाई जो होगी, अतः खंभे होगा ना, अतः खंभे की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा, ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से जा लगता है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जमीन शिखर से छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, फिगर बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि एक पेड़ था, सपोज कर लिए कितना बड़ा एक पेड़ था, ये यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ था जो कि आंधी के कारण टूट गया। और टूटा है पूरे ऊपर से न टूट करके बीच में से टूट गया, आंधी के कारण टूट गया। और टूटा हुआ भाग ये यहाँ से यहाँ तक टूट गया और टूट करके आके ज़मीन से लग गया। टूटा हुआ भाग ज़मीन से लग जाता है तो इस पेड़ का ज़मीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा, यहाँ पे वो बनता है 30 डिग्री का। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एक कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनता है। 30 अंश का कोण बनता है तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु क्या है? ये है, इसकी दूरी पूछ रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है ये 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यदि हम इसको h मान लें, जो बचा हुआ है उसको h मान लें, और जो टूटा हुआ भाग है उसको x मान लें, तो जो टूटा वही ज़मीन पे आके लगा तो x तो हमारा ये भी होगा,
एक्स तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये भी एक्स ही होगा, और ये जो है रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा एक्स होगा, और ये हमारा जो भाग होगा वो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एच होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, हमको दिया हुआ है आधार, ज़मीन आधार दिया हुआ है, आधार इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, और थीटा जो दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई एक बार हम लगा लेते हैं, इसको अपने से मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते क्या है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, h बटे 8, क्योंकि ए बी सी में लंब तो यही है, आधार यही है, तो h बटे 8, और tan 30 अंश का वैल्यू हमारा होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा h/8, और यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो h√3 3 गुणा करेंगे तो h का रेडियन 3 = 8 आएगा, और यहाँ से h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3, और चाहे तो √3 नीचे ना रहे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो यह आ जाएगा 8√3/3, ये h का वैल्यू आ गया। ठीक है, h का वैल्यू हमारा इतना मीटर आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, h के वैल्यू के बाद थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, h का वैल्यू इतना आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, पुनः क्या करते हैं कि h का वैल्यू आया मतलब इसका वैल्यू आ गया। अब पुनः लगा देते हैं हम कर्ण और आधार में संबंध, कर्ण आधार, तो लिखेंगे ऐसे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बटे cos थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा लगा देते हैं, cos 30 अंश क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो 8/x आधार बटे कर्ण, 8/x हो गया आधार बटे कर्ण, और साइन 30 अंश का मान 1/2, और cos 30 अंश का मान क्या होता है, जो साइन 60 अंश का करीब 3/2 = 8/x। अब यहाँ से हम यदि x√3 निकालेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, और x निकालेंगे तो आएगा 16/√3। तो चलिए ठीक है, हम इसको भी √3 वाला ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम इस पूरे को हटा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा बचता है। ठीक है, h का मान इतना, तो पूरी ऊंचाई जो थी हमारी, पूरी ऊंचाई क्या है, अतः कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारी, अतः कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई निकालेंगे तो पूरी ऊंचाई पर ये कितनी है, पूरी ऊंचाई जो है वो पूरी ऊंचाई तो h+x है, पूरी ऊंचाई जो है वो h+x है। तो पूरी ऊंचाई जो h+x है, 1 मिनट बता रहे हैं हम, ऊपर भी मिट जा रहा है थोड़ा सा, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई जो हो जाएगी हमारी, कुल ऊंचाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h+x हो जाएगी, क्योंकि h इतना और x ये है, तो h का वैल्यू कितना हो गया हमारा, h हम निकाले हैं 8/√3, और प्लस x हम निकाले हैं 16/√3। तो हर बराबर है तो एक बार ही रहेगा, हर बराबर है तो हम इसको एक बार लिखेंगे, √3 एक बार लिखेंगे, और ऊपर प्लस कर लेंगे 8 + 16, तो 16 और 8 कितना होता है, 16 4 20 24/3, और √3 से ऊपर नीचे अब हम परिमेय कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाता है 24√3/3, और 3 8 जा 24, तो ये हो जाता है 8√3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से आपको दिखाई दे। ठीक है,
दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। दिया हुआ है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन चट्टी बनवाता है। पढ़िए प्रश्न को अच्छे से पहले आप। 2 फिसलन चट्टी बनाता है, लगाना चाहता है ना, 2 फिसलन चट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक फिसलन चट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर लंबाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन चट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन चट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है कि पर कंडीशन में फिसलन चट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 फिसलन चट्टी बनवाना चाहता है, समझिए अच्छे से। पहली फिसलन चट्टी कैसे बनवाना चाहता है कि एक छोटे बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चों को करने के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन चट्टी, तो 5 साल से कम उम्र के लिए एक फिसलन चट्टी बनवाना चाहता है। एक ऐसा होना चाहता है, एक कुछ इस प्रकार से एक ऐसा बनवाना चाहता है, ये फिसलन चट्टी हो गया, ये ऐसे 5 साल से कम बच्चों के लिए। और एक बड़ा बनवाना चाहता है, वो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनवाना चाहता है। 2 तरह की फिसलन चट्टी हमारी बन गई। ठीक है, अब बोल रहा है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। इसका जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, 1.5 मीटर। इसका हाइट जो दिया हुआ है, ये हाइट है हमारा 1.5 मीटर। इसका हाइट है 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसकी ऊंचाई जो दी हुई है ये दी हुई है 1.5 मीटर। इसकी हाइट 1.5 मीटर दी हुई है और इसकी हाइट जो दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है। इस फिसलन चट्टी की हाइट जो दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है। कुछ नाम ले लेते हैं इसका, चलिए रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, पी क्यू आर। ठीक है, 2 फिसलन चट्टी हो गई। अब बोला गया ये जो है भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है और ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन चट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन चट्टी की लंबाई पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पहले केस में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्थिति लेते हैं, केस 1 लेते हैं हम लोग, केस फर्स्ट लेते हैं, प्रथम स्थिति लेते हैं। तो प्रथम स्थिति में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं हम लोग लंब और कर्ण। फिसलन चट्टी की लंबाई मतलब कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण मतलब साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 अंश इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 1.5 ये ले सकते हैं AB, और बटे कर्ण है हमारा AC। तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 हो गया, और AB मतलब 1.5 और बाई AC। ठीक है, और यदि हम यहाँ से AC निकालें तो 15 दूना 30 अर्थात 3.0 आ जाएगा। इतना मीटर आएगा AC की लंबाई, 3 मीटर। अर्थात ये हो गया छोटी फिसलन चट्टी की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ये 3 मीटर। ये फिसलन चट्टी की लंबाई, पहला आंसर कितना आ गया, ये 3 मीटर। ये एक आंसर हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन हम लोग करते हैं दूसरा को देखते हुए, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दूसरा समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में फिर वही काम करेंगे हम लोग। फिर लंब और कर्ण की बात है, तो साइन यहाँ पे 60 अंश इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो गया PQ बाई कर्ण हो जाएगा PR। फिर साइन 60 अंश का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इक्वल टू PQ मतलब 3 हो गया, और PR मतलब निकालना है हमको, बड़ी फिसलन चट्टी तो PR ही है ना। तो PR हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो PR हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PR 3/PR। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो √3PR इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे
पी आर निकालें, यदि यहाँ पे पी आर निकालें तो हो जाएगा 6/√3, और √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 6√3/√3, 3 2 जा 6 2, और ये हो जाएगा 2√3, ये आंसर 2√3। ठीक है, अर्थात बड़ी फिसल सट्टी की जो लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी, और जो छोटी फिसल सट्टी होगी इसकी जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बस इस सेक्शन में हम 5 तक प्रश्नों को देखेंगे, 5 प्रश्नों को अच्छी देखेंगे, और अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें 5 के आगे फिर 5 से 10 तक प्रश्नों देखेंगे। एक एक वीडियो में आप 5-5 प्रश्नों देख लीजिए, नहीं तो आप लोग भी उबेंगे एक बड़ा वीडियो देख करके। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पेपर में काम देगा। और समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रश्न बहुत सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। इसका पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं, अच्छे समझना। समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं है। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर हो। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, यदि हम इसका पी क्यू आर या ए बी सी रख दें, इसको हम ए बी सी रखते हैं, इसको हम ए रख देते हैं, इसको हम बी रख देते हैं, और इसको हम सी कर देते हैं। और क्या बोला गया है, 30 मीटर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये उन्नयन कोण जो है ये कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई अच्छा है। यहाँ पर कर लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब बोला क्या गया है, ऊंचाई h मीटर है, और आधार कितना दे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है हमारा 30 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, अर्थात h का मान बस निकाल लेते हैं आराम से। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan लंब और आधार क्या होता है, tan, तो tan 30 अंश इक्वल टू लंब बटे आधार, अर्थात h बटे 30। tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/30। और यदि यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h√3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। और यदि यहाँ से h निकाल लें तो ये 30/√3 होगा, गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। और रूट हमारा नीचे नहीं होना चाहिए, इसके लिए √3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो h इक्वल टू हो जाता है हमारा, ऊपर हो जाता है 30√3 और नीचे √3 3 हो जाता है, और 3 10 जा 30, अर्थात ये हो जाता है 10√3। ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ जाती है 10 कड़ी में 3 मीटर, m होगा मीटर, 10 कड़ी में 3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न कठिन नहीं था, कठिन लगा हो, न समझ में आया हो तो इसको 2 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ झुकाव कोण 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या होगी। इसको भी एक पतंग वाला बना लेते हैं, पतंग बना लेते हैं एक। तो पतंग क्या मतलब, एक राइट एंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल हो गया,
एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग, ए हो गया, सॉरी थोड़ा सा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी हो गया। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। ये कोई पतंग है, सपोज कर लीजिए 60 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है, ज़मीन से 60 मीटर की हाइट पे। और ज़मीन के साथ झुकाव कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। 60 अंश पे उड़ रहा है और 60 अंश का कुछ झुकाव कोण बन रहा है। कि डोरी में तनाव में डोरी की लंबाई ज्ञात करो, डोरी में लंबाई ज्ञात करो अर्थात कर्ण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई क्या है, h है। मान लेते हैं डोरी की लंबाई h है। माना डोरी की लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई। मान लेते हैं डोरी की लंबाई मान लेते हैं डोरी की लंबाई क्या है, h मीटर है। डोरी की लंबाई h मीटर है, इसको हम लेट कर लेते हैं। और जब मान लेते हैं तो डोरी की लंबाई निकालना है अर्थात लंब और कर्ण में संबंध। तो लंब और कर्ण में संबंध अर्थात क्या लगाते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या कर लेते हैं, लंब और कर्ण अर्थात साइन। तो साइन 60 अंश इक्वल टू साइन थीटा लंब बटे कर्ण अर्थात साइन 60 अंश हो जाएगा BC और कर्ण क्या है हमारा AC, BC/AC। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2 और BC/AC। तो BC हो जाता है हमारा 60 और बाई AC को AC रहने देते हैं। डोरी की लंबाई वही ज्ञात करना है अर्थात AC ज्ञात करना है। अब देखो, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको, अरे सॉरी, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। जी थोड़ा सा इसको ऊंचा करते हैं। देखिए ये √3AC जब निकालेंगे, √3AC तो हो जाएगा 62 जा 120। और यदि AC निकाल लें तो 120 बटे कड़ी में 3 और √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, AC इक्वल टू 120 कड़ी में 3 और √3 3 हो गया, 3 4 जा 12। तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा, AC इक्वल टू 40√3 मीटर। तो AC इक्वल टू 40√3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि पांचों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आएंगे। इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पांचों प्रश्न, आपको 5 प्रश्न हम बताएं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी समझ में आया होगा आपको। जो कि दिया हुआ था ये भी समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर आप 3 देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप, ये 5 हो गया, 3 4 3, अच्छा 3 में 2 केस के अंतर्गत हुआ है। केस 1 था हमारा ये छोटी फिशन शक्ति और केस 2 था हमारा बड़ी फिशन शक्ति, ये भी समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। आप इसको आगे पीछे करके समझ सकते हैं अच्छे से। बहुत ही प्यारे प्रश्न थे। ये जो हमारा टूटा हुआ पेड़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है, इसको आप मोस्ट कर सकते हैं, अच्छे समझ लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करिएगा। धन्यवाद।